Hello dear students, welcome to the YouTube channel English Kingdom, and this is your teacher Deepak Juneja, and today we are going to begin this poem Keeping Quiet, which you can see on the screen as well. This quiet means silence, and keeping quiet means keeping silence. Means in this poem the poet is asking us to keep silence for a while. That's what is the purpose of keeping silence. This will be revealed only when we read the poem. So let's go to the poem, but before that let's read about the poet. The poet of the poem is Pablo Neruda. He was born in 1904 and died in 1973. He is the pen name of, it is his full name, Neftali Ricardo Reyes Basolto. This was his full name. पूरा नाम ये था नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो, और ये उनका पेन नेम है. व्हाट इज़ द पेन नेम? पेन नेम इज जनरली केप्ट बाय द पोएट्स फॉर टू पर्पस, आइदर फॉर फैशन, या तो फैशन के लिए पेन नेम रखा जाता है, और द सेकंड पर्पस में बी टू हाइड द आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भी कुछ पोएट्स पेन नेम रखते थे. तो आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुराने समय में लिखने पर, और अगर आप किसी रूलिंग पार्टी के या जैसे किसी राजा के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है. तो इसलिए कुछ लोग समाज में जागृति फैलाने के लिए फिर पेन नेम का यूज़ करते हुए लिखा करते थे, ताकि वो अरेस्ट भी ना हो और लोगों तक उनके विचार भी पहुंच जाए. तो ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चाइल या चिली भी बोलते हैं इसे. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Now, two things we need to understand. One is inspection and another one is introspection. Inspection is the process when we observe other people, and when we observe ourselves, when we analyze ourselves, that becomes introspection. यानी जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो तो होता है इंस्पेक्शन. लेकिन जब हम अपने बारे में बात करते हैं या अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. तो क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. तो व्हाट इज हिज पर्पस ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू कीप साइलेंस फॉर ए वाइल? द पर्पस इज दैट दिस साइलेंस विल गिव अस द चांस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. ये जो साइलेंस होगी हमें इंट्रोस्पेक्शन का चांस देगी, एंड आल्सो इट विल क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, वन अनदर. एक दूसरे के बीच में जो आपसी समझ है उसको भी क्रिएट करने का मौका देगी ये साइलेंस. दैट इज़ द पर्पस. दैट्स व्हाई ही इज़ आस्किंग अस टू कीप क्वाइट और कीप साइलेंस फॉर ए टाइम. Okay, now coming to the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. He asks all the people to count up to 12 and keep silence for a while. Why up to 12 only? Because no specific reason is given there. हालांकि कोई specific reason नहीं दिया हुआ है, लेकिन maybe a watch or clock has only 12 spots or 12 points. That's why he is asking us to count up to 12 only. एक घड़ी में केवल 12 ही points होते हैं, तो हो सकता है कि उसके कारण वो हमें 12 तक काउंट करने के लिए कह रहा है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह पर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. नो वन विल स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स ऑल विल कीप साइलेंस. दे विल नॉट स्पीक एनीथिंग इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. नाउ दिस आर्म्स, इसमें जो पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है उसका नाम है PU और N, पन. इसको पन बोलते हैं. ये पन एक लिटरेरी डिवाइस होता है. किस प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है? इसमें एक ही वर्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं. तो यहाँ पर आर्म्स के 2 मीनिंग निकल रहे हैं. द फर्स्ट मीनिंग जो निकल के आ रहा है दैट इज़ द बॉडी पार्ट इट रेफर्स टू, और द सेकेंड मीनिंग जो इसका निकल के आ रहा है दैट इज़ वेपन्स. वेपन्स के लिए यूज़ किया गया. तो ये एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है. तो लेट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. इट मीन्स टू से नबडी विल मूव देयर आर्म्स. आर्म्स के दोनों मीनिंग हो सकते हैं. चाहे तो आप अपने हाथों के मूवमेंट से ले लें, और या फिर आप ले लें कि कोई भी अपने वेपन्स को नहीं मूव करेगा, यानी वेपन्स को इधर उधर नहीं लेके जाएगा. तो दोनों ही मीनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी दोनों ही मीनिंग उस थॉट को सेटिस्फाई करते हैं. चाहे आर्म्स का ले लें, चाहे वो वेपन्स का ले लें.
it would be an exotic moment. It would be an exotic moment. Exotic moment means the moment full of pleasure. यानी ऐसा मोमेंट होगा जो प्लेजर से भरा हुआ होगा, खुशी से भरा होगा. वाई विल इट बी एन एग्जॉटिक मोमेंट? ये एग्जॉटिक मोमेंट क्यों होगा? बिकॉज नो वन विल स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इट विल बी क्वाइट साइलेंट ऑल द टाइम, एंड पीपल विल नॉट move their arms, means they will not show any movement, they will not move their weapons. Without rush, without crowd, without engines. Engines refers to machines. किसी भी प्रकार की कोई मशीनें नहीं चलेंगी, किसी भी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं होगी. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. तो एग्ज़ाम के लिए ये एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. तो आप लिख सकते हैं द मोमेंट विदाउट रश, without engines, without movement, without any noise will be exotic. We would all be together. This is another reason why will this moment be exotic. ये moment exotic क्यों होगा? इसका ये दूसरा reason है कि we would all be together means all will get the opportunity to come close to each other. All will get united in a sudden strangeness. Now this is alliteration. S sound and S sound. This is alliteration. Another poetic device is used here. This will be a strange moment. Why will it be a strange moment? This also comes in the examination. It will be a strange moment because we people are not in the habit of without noise or without rush, without crowd. हम लोगों को बिना मशीनों के या बिना शोर के या बिना भागदौड़ के रहने की आदत नहीं है. So when it comes together, जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो it would definitely be strange. You must have realized this in your lockdown period also, when you were asked to stay at home only and you were not allowed to come outside. That also was a very strange moment for you because you were not in habit of being confined to your homes only. तो आपको घर में बने रहने की आदत नहीं थी. So when your moments were restricted, it definitely seemed very strange to you. Now he says, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now he has asked us to keep silence for a while, but what is the purpose? In that time, what will people do? So he is asking all the fishermen. He is requesting all the fishermen not to harm whales. कि जितने भी fishermen हैं वो whales को नुकसान ना पहुँचाएं. It means to say हम भी शांति से रहें और जानवरों को भी शांति से रहने दें. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो इंसान जो साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब मैन गैदरिंग साल्ट इट्स नॉट द सिंबल ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ लेबर, कि ये किसी एक प्रकार के लेबर का सिंबल नहीं है. इट रेफर्स टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग द वर्क. जितने भी लोग अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं, दे वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स का मतलब दे वुड लुक एट देयर हर्ट बॉडी, कि वे अपनी हर्ट बॉडी की तरफ देखें. जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हर्ट हैंड्स. लुक एट दिस वर्ड हियर आल्सो alliteration become hurt and hands. H sound is being repeated, that's why alliteration is there. So what is the essence of this particular stanza? He is asking all the fishermen to stop harming the whales, and he wants that all animals also should live calmly and without any harm. Or he is asking all the people who are doing any kind of labor, जो किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, they would look at their hurt hands, they would look at their hurt body. Those who prepare green wars. Green wars is the symbol war with green, war with greenery. जो और greenery means woods, जो इस जंगलों के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं. जंगलों के साथ में लड़ाई लड़ने का मतलब जंगलों को काट रहे हैं. Wars with gas, जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड दे हैव गॉन एंड दे आर बिजी इन एक्सट्रैक्टिंग द गैसेज आउट. वार्स विद फायर, जो फायर फाइटर्स हैं, जो फायर के साथ में जूझ रहे हैं. और अधिकतर वो लोग भी जो कोयले की खोज में जाते हैं उनको भी फायर का सामना करना पड़ता है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. दिस इज़ वेरी गुड लाइन. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. ही आस्क्स द पीपल दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वार विच दे आर fighting against the nature, they may conquer that war, they may win that war, but it also is reality that there will nobody be left to celebrate that victory. उनका कहने का मतलब ये है कि अब हो सकता है
कि प्रकृति के साथ में आप एक युद्ध लड़ रहे हो, और हो सकता है कि आप वो जीत भी जाएं, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि ये युद्ध खत्म होने के बाद में यहाँ कोई नहीं बचेगा, क्योंकि प्रकृति से ही हम हैं। वी आर हियर बिकॉज ऑफ नेचर ओनली। सो अगर प्रकृति नष्ट हो गई तो वी आर लाइकली टू डाई, वी आर लाइकली टू वनिश, हम भी गायब हो जाएंगे। तो इसी विक्ट्री का क्या मतलब है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी ना हो। सो ऑल वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, सारे के सारे मिल के नए कपड़े पहनेंगे, साफ कपड़े, क्लीन क्लोथ्स, सी एंड सी, दिस अगेन alliteration is there, and clothes here are the symbols of thoughts also. क्लियर जो ये क्लोथ्स जो है यहाँ पर थॉट्स का भी सिंबल हो सकता है कि सब के सब लोग मिलकर साफ कपड़े पहनेंगे, मतलब सब के सब लोग मिलकर एक नए दृष्टिकोण से सोचेंगे। दे विल थिंक अबाउट ए न्यू आइडिया, दे विल थिंक अबाउट विद न्यू पर्सपेक्टिव, वे एक नई समझ से सोचने की कोशिश करेंगे। आज तक हमारी समझ जो भी आ रही है कि हम वॉर विद गैस कर रहे हैं, वॉर विद फायर कर रहे हैं, वॉर विद ग्रीनरी कर रहे हैं, वॉर विद फॉरेस्ट कर रहे हैं, तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। वी हैव टू कम फॉरवर्ड विद द न्यू थॉट एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सभी लोग अपने अपने भाइयों के साथ में इन द शेड, दे विल कम इन द शेड, छाया में आएंगे, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। तो ब्रदर्स हियर डज नॉट, ब्रदर्स द वर्ड हियर डज नॉट रेफर टू those brothers who are brothers because of their relations, because of their blood relations we are not talking here. Brothers means global relationship, means he is asking all the people of the world to be united, to come close, to come together in the shade, and once they should do nothing. So what is the meaning of that one? Is the poet advocating for total inactivity? क्या पोएट इनएक्टिविटी की वकालत कर रहा है? ही इज़ आस्किंग अस टू स्टे इनएक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या वो हमें पूरी तरह से इनएक्टिव होने के लिए बोल रहा है? क्या उसका पर्पज़ ये है कि हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं, कुछ भी ना करें? इन द नेक्स्ट स्टेंजा ही इज़ गिविंग द आंसर फॉर दैट सेम। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा ही सेज कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। मीन्स the meaning of what I am saying is not total inactivity. I am not advocating for total inactivity. I am not asking for total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Life is the name of going. जीवन, लाइफ जो है चलने का ही नाम है। I want no truck with death means I do not want to deal with this topic. मैं इस टॉपिक के साथ में डील नहीं करना चाहता, इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। लुक एट द मीनिंग। टू हैव नो ट्रक विथ मीन्स टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, मीन्स ही डज नॉट वॉन्ट टू डील विद दिस टॉपिक। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेंजा। यहाँ से थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड का मतलब माइंड को एक ही ढंग से सोचना, माइंड के द्वारा एक ही ढंग से सोचना। तो अगर हम नहीं होते, इफ़ ही सेइंग दैट कि अगर हम नहीं होते, इट मीन्स टू से वी आर सिंगल माइंडेड। तो हम किस चीज़ के बारे में सिंगल माइंडेड हैं? कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमारे जीवन को चलते रहने के लिए हम सिंगल माइंडेड हैं। हमें सिर्फ ये मतलब है कि लाइफ का मतलब ही चलते रहना है। फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस थॉट को छोड़ दें, अगर हम थोड़ी देर के लिए ओनली फॉर ए वाइल इफ़ वी फिनिश दिस सिंगल माइंडेडनेस, अगर हम थोड़ी देर के लिए सिंगल माइंडेडनेस को ख़त्म कर दें और कुछ भी ना करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो इससे एक बहुत शानदार साइलेंस क्रिएट होगी। दैट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो हमारी सैडनेस को इंटरप्ट करेगी। मीन्स दैट विल ब्लॉक दैट सैडनेस, वो उस सैडनेस को रोक देगी। वो सैडनेस कहाँ से आई? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स। वो सैडनेस आई है उस चीज़ से जिसमें हमने अपने आप को समझने की कोशिश की है। वी हैव ट्राइड मच टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स, वी वांट टू नो अबाउट आवर सेल्स, वेयर हैव वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसके जवाब हमें मिलते नहीं हैं। तो इट मीन्स टू से इनके जवाब जब नहीं मिलते तो वी बिकम सैड, तो वो उससे हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और हमें हमेशा मौत का डर सताता रहता है।
तो कहने का मतलब है ये सैडनेस कहाँ से आई? It is of because of two reasons. The first reason is that we are not able to understand ourselves, and the second reason is that we are always threatened with death. तो इस सैडनेस का इलाज कौन करेगी? A huge silence, एक बहुत बड़ी साइलेंस. और ये साइलेंस कब क्रिएट होगी? When we will do nothing, जब हम कुछ भी नहीं करेंगे. और ये हमें जो कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, this is not for long time, this is for a very short span of time, थोड़े से समय के लिए, ताकि हम अपने आप पर भी ध्यान दें. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. To strengthen his point, to make his point very clear, the poet has given the example of earth. अपने point को समझाने के लिए उसने earth का example दिया है कि earth is the best example which can teach you or which can guide you about this one. Earth, for a while, when it is the time of summer season, it looks very dry, but later it proves to be alive. When it is the rainy season. When it comes the rainy season, everything seems alive. Means everything comes green. सब कुछ green ही green हो जाता है. तो धरती थोड़े समय के लिए ड्राई होती है, डजंट मीन कि वो पूरी तरह से रुक जाती है. वो थोड़े समय के लिए रुकती है, एंड लेटर ऑन इट प्रूव्स टू बी अलाइव. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब I will count up to 12 and he is asking you keep quiet and he is going. So he is going where? वो कहाँ जा रहा है? He is going for somewhere other places, कुछ दूसरी जगहों पर, to spread the same word. इसी बात को आगे फैलाने के लिए he is going somewhere else. वो किसी और जगह जा रहा है. So this is the explanation of this poem. I hope you understand this one. If you have any difficulty in understanding, please drop a comment in the comment box. And there are some questions also. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? Counting up to 12 and keeping still will help us achieve the silence, and that silence will be helping us to get rid of the sadness which has originated from two facts, that we are not able to understand ourselves and we are always threatened with the death, with the fear of death. Do you think the poet advocates total inactivity and death? No, we do not think that the poet advocates total inactivity and death. He is asking us to keep silence or to keep our environment or surroundings noise free and moment free for a while. He wants us to look at ourselves and he wants us to come closer with the feeling of global brotherhood. What is the sadness that the poet refers to in the poem? This sadness sadness is generated because of two reasons, that the same reasons we have already talked of. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? He gives the example of the earth, that at the summer season the earth looks very dry and it looks that as if it has gone dead, but when rain falls, everything comes alive and it's all around green. So here this is the answer of question number 4. I hope I make my point clear. Thank you for watching.